हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आपने थ्योरेटिकल जो पोर्शन वाली वीडियो थी वो देख ली होगी और अच्छे से आपने जितने भी सूत्र वगैरह थे, फार्मूला, वो आपने याद कर लिए होंगे। ओके। सो गाइस, यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सवाल। आज सवाल है पहला, आपके सामने आपको दिख रहा है कि एक मफ कपलिंग जो कि 350 आरपीएम पर 40 किलोवाट शक्ति पारित करने हेतु दो शाफ्टों को जोड़ता है, उसका डिज़ाइन करना है आपको। ओके। शाफ्ट तथा कुंजी का शाफ्ट और कुंजी का पदार्थ साधारण कार्बन इस्पात जिसके लिए अनुमेय कर्तन क्रैशिंग प्रतिबलों का मान क्रमशः उसने दे रखा है 40 MPa 80 MPa। मफ के लिए पदार्थ ढलवा लोहा है जिसका अनुमेय कर्तन प्रतिबल 15 MPa माना जा सकता है। सो गाइस, यहाँ पर ये वाला सवाल है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ इस सवाल को, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एक अच्छा सवाल है अगला, नेक्स्ट सवाल, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार आपको ये वाला सवाल, ये सवाल कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद इसके ही स्टार्ट करेंगे। ओके। ये सवाल आ भी सकता है आपको एग्ज़ाम में इस बार। ओके। तो इसको अच्छे से समझना है और उससे भी ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा इसको समझना है क्योंकि ये सवाल बहुत काफ़ी लंबा है। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उसको लिखते हैं। तो यहाँ दे रखा है पी का मान, पी बराबर कितना है 40 किलोवाट। इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक। अब इसके बाद हमें एन का मान दिया है, एन बराबर 350 आरपीएम। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है टाव जो कि स्टील, STEEL, एस भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए पूरा लिख दिया है टाव स्टील, जिसका मान है 40 MPa 40 MPa। और इसको हम लिख सकते हैं 40 Nm/mm², जो कि आप जानते हैं और मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका कोई महत्व नहीं होता है, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके। लेकिन इसका जो यूनिट वैसे होता है Nm/mm² होता है। इसके बाद दे रखा है कि जो रो स्टील है वो दे रखा है, रो स्टील वो दे रखा है 80 MPa। ओके। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है टाव CI, ठीक है, क्रैशिंग प्रतिबल, ठीक है, CI लिख सकता हूँ इतना। तो यहाँ पर ये मान है आपका 15 MPa 15 MPa। ये कर्तन प्रतिबल है, ठीक है, 15 MPa कर्तन प्रतिबल, क्रैशिंग नहीं है ये, क्योंकि जो आपका दे रखा है क्रैशिंग प्रतिबल 80, जो कि ये है आपका 80। इसके बाद क्या करना है, शाफ्ट का डिज़ाइन करना है। ओके। ये वैल्यू आपको आज की है। इसके बाद एक नया पिच लेते हैं और शुरुआत करते हैं। देखो, नए पिच लेने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं उस फार्मूले को। P बराबर T इंटू 2πN/60। इस फार्मूले को मैं काफ़ी पीछे बता चुका हूँ पीछे, क्योंकि ये फार्मूला जो आपका चैप्टर नंबर 2 था या शायद 3 था, तो वहाँ पर ये आपका इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स थे। वहाँ पर पावर निकालनी होती थी, टॉर्क निकालना होता था, तो वहाँ पर इस फार्मूले की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे पास पावर है, एन का मान भी है, तो टी नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टी। तो यहाँ पर क्या होगा, टी का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा टी इज इक्वल टू P/60 अपॉन 2πN बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा 40 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन यहाँ पर कितना होगा 2π इंटू 350। ये आ गया। अब देखो, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, किसकी सहायता से, कैलकुलेटर की सहायता से, जो कि आप अपने हाथ में जब इन न्यूमेरिकल्स को देखो ना, तो एक बार हाथ में अपने कैलकुलेटर को लेकर बैठें और इसको स्वयं करें, ठीक है, किसको, कैलकुलेशन को। जब आप इसको करोगे तो आसानी से आप इनकी कैलकुलेशन करना भी सीख जाएंगे यदि कोई कमज़ोर स्टूडेंट है। क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, मॉस में भी कैलकुलेटर है आपका, तो वहाँ पर भी यूज करना आसानी से आपने सीख लिया होगा, मैं ये समझता हूँ। अब इसको यहाँ पर इसका जो मान आएगा वो आएगा 1100 न्यूटन मीटर में आएगा, लेकिन हम इसको में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 1100 गुणा 10⁻³ न्यूटन ये मान आपका आ चुका है। अब देखो, एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि जो टी है
टी का एक फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 इंटू टाउ एस इंटू डी की पावर 3। ये होता है एक फॉर्मूला जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी का मान लिखेंगे। टी का मान कितना है, 1100 इंटू 10 टू की पावर 3, और यहाँ पाई अपॉन 16 इंटू टाउ एस इंटू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टाउ एस दे रखा है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। टाउ एस का मान दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ 40 दे रखा है, जो कि सवाल में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। टाउ एस कितना है यहाँ पर, ये रहा 40। समझ में आ गया, 40 इंटू डी की पावर 3। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम डी का मान निकाल लेंगे। जब डी की पावर 3 का निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 140, ठीक है, इंटू 10 टू की पावर 3। देखो कैसे, अब यहाँ पर एक ये है, एक से ये कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये है, तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई होगी 16 गुणा 16। इस तरीके से अगली स्टेप बढ़ा सकते हैं। फिर इसकी क्या होगी, यहाँ पर भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से करोगे तो ये आएगा 140 इंटू 10 टू की पावर 3। अब देखो इसको करोगे घन, आप घन निकालोगे, यहाँ पर निकालोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर की सहायता से यहाँ पर आएगा आपका लगभग में आएगा, ठीक है। ये तो वैसे तो यहाँ पर पॉइंटों में आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको कर कर दिखाता हूँ कितना आएगा। देखो यहाँ पर लेना है आपको सबसे पहले घन, ठीक है, घन लेना है। कितना है, 140 गुणा 10 टू की पावर 3। यहाँ पर आएगा आपका ये आ रहा है करीब मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 51.52 के करीब में, में आ जाएगा, फिर ये 51.92 के करीब में आएगा। तो हम इसमें लगभग को लिख सकते हैं लगभग में 55 समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 55 के करीब में। तो यहाँ पर आपको इतना चीज़ समझ में आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, हम स्लीव का डिज़ाइन निकालेंगे, और यहाँ पर स्लीव का डिज़ाइन निकालने के बाद क्या करेंगे, आपका यहाँ पर फिर हम जांच करेंगे किसकी, कि जो आपका जो स्लीव के डिज़ाइन का जो मान निकल कर आएगा वो कर्तन प्रतिबल की जांच करेंगे। उसके बाद वहाँ पर क्या निकालेंगे, उसके बाद स्लीव का टॉर्क निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल होता है। ओके, यहाँ पर अब हम निकाल रहे हैं कि स्लीव की डिज़ाइन। तो स्लीव के डिज़ाइन का यहाँ पर ये पूरा निकाल चुके हैं। हुआ क्या था कि मैं बनाता गया इस वीडियो को और मैंने वो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई, ठीक है। इस वजह से ये सवाल पूरा कम्प्लीटली मैं सॉल्व कर चुका था, ठीक। उसके बाद मैंने देखा कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैं पूरा सवाल सॉल्व कर चुका था। तो यहाँ पर बस मुझे आपको अब समझाना है किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है स्लीव की डिज़ाइन का, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ये वाला फॉर्मूला पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्लीव की डिज़ाइन का सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर क्या है, टी का मान हम निकाल चुके हैं जो कि ये आया था हमारा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, कैपिटल डी का। तो कैपिटल डी का हम मान जब निकालेंगे जब हमें स्मॉल डी पता हो, क्योंकि सवाल में दे रखा है स्मॉल डी का मान, जो कि यहाँ पर हमने निकाला था डी बराबर 55। ओके, ये निकाला था। उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी यहाँ पर कैपिटल डी निकाली। तो यहाँ पर कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है 2D इंटू 2D प्लस 13। तो यहाँ पर 2 की 55 में क्या करी, मल्टीप्लाई करी, तो 55 दूनी 110 प्लस 13 यहाँ पर 123। आप इसको 125 भी मान सकते हैं। इससे क्या होगी, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। आप एवरेज ले सकते हैं, एवरेज 130 भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साइड में लिखना है माना। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर 125 की पावर 4 होगी, जिसका हमको क्या करना है, कैलकुलेटर की सहायता से 125 का यहाँ पर 4 करना है, ठीक। तो यहाँ पर उसके बाद 55 का 4 करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, फिर उसके बाद 125 की इसमें भाग करेंगे तो उसका मान आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है। यदि आप कैलकुलेटर की सहायता से एक साथ करोगे तो आपके कैलकुलेशन का जो मान आएगा वो गलत भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 110, ठीक है। अब देखो इसको पूरा सॉल्यूशन करा, इसका भी और इसका भी, उसमें आपस में मल्टीप्लाई करा, करने के बाद ये आया 370 इंटू 10 टू की पावर 3। जिससे क्या होगा, यहाँ पर 10 टू की पावर 3 से 10 टू की पावर 3 कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट होगा। यहाँ पर 110 की 37 में भाग करेंगे। जब आप 37 की भाग करोगे तो 37 दूनी कितना होता है, कर करोगे तो उसके बाद जो शेष बचेगा करीब लगभग में आएगा। देखो 37 तिया
7 या 21 2, 3 3 9, 9 और 2 11, 100 यहाँ पर 11 के करीब मारा, ये है 110, तो लगभग में 2.97 आ जाएगा, या आप लिख सकते हैं 3 न्यूटन प्रति mm²। अब यहाँ से क्या होगा आपका, एक चीज़ और ध्यान देना, ये आपका आया है रोज टाउ सी, तो यहाँ पर इतना निकल आया कितना 3, जो कि 15 न्यूटन प्रति mm² से क्या है कम है। तो यदि इससे कम है इस मान से, ये मान जो आपको प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं जो स्लीव का डिज़ाइन है वो सक्सेसफुली सुरक्षित है, असुरक्षित नहीं है, कहीं भी वैल्यूज़ जो दे रखी हैं वो सुरक्षित है। यदि आपका मान देखो, कैलकुलेटर में एक चीज़ और देख लेना, जब आप कैलकुलेशन करो ना, तो वहाँ पर यदि आपका मान 15 से ऊपर पहुँच रहा है तो आप समझ जाना कि हमारा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि इस तरीके से मान किस तरीके से हमको डाउट होता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे कुंजी का डिज़ाइन। अब कुंजी का डिज़ाइन निकालने से पहले हमको कुछ चीज़ निकालनी होती है, जैसे कुंजी की चौड़ाई, कुंजी की मोटाई, कुंजी की लंबाई। अब यहाँ पर फाइनली हम एक चीज़ और निकालेंगे, जैसे यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कैपिटल एल, तो कैपिटल एल निकालना है, क्योंकि कैपिटल एल निकालना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो फॉर्मूला है ना स्मॉल एल, वो उसका फॉर्मूला है L/2, कैपिटल L/2, जो कि कुंजी की लंबाई का होता है। तो कैपिटल एल का फॉर्मूला होता है 3 × 5 × मल्टीप्लाई में डी, तो डी का मान कितना होता है 55। ओके, तो 55 की 3.5 में गुणा करोगे तो 192.5 आएगा, लगभग में एवरेज में आप इसको इतना ले सकते हैं, 195 लिखना है आपको। माना क्यों लिखना है, एग्जामिनर आपको आपकी इस लैंग्वेज को देखकर समझ जाएगा कि उस बच्चे ने एवरेज लिया है। अब देखो इसको यहाँ पर रख दोगे 195/2, तो यहाँ पर 97.5 आपकी कुंजी की लंबाई आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर मुझे समझाना है कि कुंजी की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, d + 13/4। तो यहाँ पर d का मान रखना है, केवल वैल्यू पुटिंग करनी है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर मान आपका प्राप्त होगा, कुंजी की चौड़ाई कितना हो गया, यहाँ पर हुई है 17। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कुंजी की मोटाई स्मॉल टी, तो स्मॉल टी किसके बराबर होती है, इसी के बराबर होती है कुंजी की चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर आपका मान आया है, जितनी इसका मान है कुंजी की चौड़ाई का, इतने ही इसका मान होगा। अब नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके दो फॉर्मूले होते हैं कुंजी के जब डिजाइन करते हैं, एक तो होता है क्रैसिंग पर, एक होता है कर्तन पर। ये किस पर है, कर्तन पर है। ठीक है, ये कर्तन पर है, ये है आपका क्रैसिंग पर, क्रैसिंग पर। तो यहाँ पर मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर मैंने कहाँ बताया था ये सब चीज़। थ्योरी वाली जब वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था, ये वाली देखो, यहाँ पर था कि कुंजी का जब हम डिजाइन करते हैं तो स्मॉल एल बराबर L/2 3.5 × D/2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रैसिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला और कर्तन के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब देखो अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल कहाँ था हमारा, सवाल था हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ। आगे यहाँ पर कर्तन वाला फॉर्मूला ये था, T = L × W × τs × d/2। अब देखो सभी मान आपके पास हैं, केवल हमको यहाँ से क्या निकालना है, τs। तो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, यहाँ पर लिखी भी हुई है। जैसे कि इतना इसका मान होता है T का, जो कि निकाला है हमने। ये मान किसका है, इसका है। और W का क्या है, 18 है, और ये हमको निकालना ही है। D कितना है, 55/2 करेंगे, कैलकुलेशन करना है केवल आपको। और यहाँ पर आपके फाइनली क्या होगा, τs का मान निकाल आएगा 22.8। ओके, सो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट है आपका T वाला फॉर्मूला क्रैसिंग के लिए। तो ये फॉर्मूला केवल यहाँ पर अंतर कितना है, T/2 करते हैं, और यहाँ पर केवल करते हैं W। ठीक, तो बाकी सब चीज़ सेम रहती है। जो चीज़ निकालनी है तो यहाँ पर हम क्रैसिंग प्रतिबल निकालने हैं, तो यहाँ पर क्रैसिंग प्रतिबल, यहाँ पर हम कर्तन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा होगा। तो बस इस फॉर्मूले में, इन दोनों फॉर्मूले आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रैसिंग वाले में क्या करते हैं हम, जो आपकी टी होती है उसका हाफ कर देते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करना है। और जो कर्तन वाले में क्या करना है, वो W की मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको इतना सब चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। इस फॉर्मूले में एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला याद कर लो बस, बाकी कुछ याद नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, T का मान रखेंगे, उसके बाद L का मान रखेंगे, उसके बाद T/2 करेंगे। T कितना है, T है हमारा 18, तो 18 की 2 में भाग करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया 9। τcs है तो τcs लिखेंगे। D कितना है, 55, 55 की 2 में भाग करोगे, जब 55 की हम 2 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 26 दूनी 52,
तो 26। अब टाउ सी एस निकालेंगे तो टाउ सी एस आएगा 45.6 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। सो फाइनली आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल काफ़ी लेंथ था, ठीक है, लेंथ ही था तो लंबा है सवाल, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। एक एक स्टेप मैंने समझाई थी किस तरीके से आया है सवाल। यदि एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसको आसानी से कराओगे ना, बिल्कुल मुझे यकीन है आप इसको कराओगे। अब नाउ नेक्स्ट आपका सवाल है, देखते हैं क्या सवाल है। ये मैं डिज़ाइन समझा चुका हूँ इस थ्योरी को, थ्योरी वाले पोर्शन में। सवाल है आपके सामने ये, जो कि BTUP परीक्षा हुई है उसमें ये सवाल पूछा गया है, तो ये सवाल आ भी सकता है। ओके, ये मुझे कंफर्म है कि इस तरीके का सवाल आपको थोड़ी सी भी लैंग्वेज इसमें चेंज नहीं करेगा, केवल वैल्यू जितनी भी हैं उनको अलग चेंज कर कर आपके सामने सवाल एग्जाम में देखने को मिले। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी तक पहुंचाएं। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, स्टूडेंट इन सवालों को यदि देख लेते हैं, एग्जाम में आ जाता है तो डायरेक्ट एक बार में देखकर ही, वीडियो देखकर ही इन सवालों को केवल फॉर्मूले याद करने हैं और कराएंगे। ठीक, कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, कैलकुलेशन करने में कोई भी कमजोर स्टूडेंट भी कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेशन कराएगा। इसमें कैलकुलेशन की कोई भी आवश्यकता, अपने स्वयं करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सवाल को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि एक 102 mm व्यास की एक शाफ्ट है, उसके लिए ठोस फ्लैंज कपलिंग का पीसीडी क्या होता है, पिच सर्कुलेशन डायमीटर, ठीक है, पीसीडी 305 mm है। कपलिंग बोल्टों का उपयुक्त व्यास हमको निकालना है। ओके, यदि बोल्टों पदार्थों के लिए 55 न्यूटन प्रति mm² है। यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक अपरूपण प्रतिबल ही है। यहाँ पर उसने सवाल में अच्छे से लैंग्वेज नहीं लिखी थी, लेकिन ये प्रदर्शित यही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूटन प्रति mm², इसके यूनिट से भी हमें पता चल रहा है। और हमें भी सवाल में भी यही आवश्यकता होती है, बाकी कुछ आवश्यकता नहीं होती है। उसकी ही आवश्यकता होती है वैल्यू पुटिंग, जब हम करेंगे ना फॉर्मूले में आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर शाफ्ट के पदार्थ में अनुमेय अपरूपण प्रतिबल तीव्रता यहाँ पर उसने 62 न्यूटन प्रति mm² दे रखी है। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है यहाँ पर लिखी हुई है 102 mm दे रखी है, क्या, स्मॉल डी। कैपिटल D1, जो कि हम कैपिटल D1 किससे डिनोट करते हैं, PCD। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PCD, यहाँ पर ये है। ओके, 305 mm। उसके बाद है टावन कितना है, 55, ठीक है, ये है 55। उसके बाद टावन 62 है, जो कि ये वाला है। अब उसके बाद हमको D1 निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी, पीछे मैं चलता हूँ। यहाँ पर मैं जब आपको एक चीज़ समझा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली ये चीज़ थी गाइस, यहाँ पर ये चीज़ n=4 n=6। देखो 40 से 100 mm शाफ्ट के लिए, ठीक है, n=4 लेते हैं। यदि 100 से ऊपर पहुंच जाती है तो n=6 लेते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर बस यही सब चीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं, ये चीज़ बस यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो हमको देखना है कि यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि 102 mm, तो n= आप ले सकते हैं 6, ठीक, n=6। यदि 100 दे रखा होता यहाँ पर तो n= आपको 4 लेना होता। सभी चीज़ सवाल में दे रखी हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया पेज लें या यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है T/J/τ/r, ये फार्मूला होता है। बाकी आप सब चीज़ जानते हैं। ये इसका मान कितना होता है, इसका मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये कितना होता है, D/2 होता है फाइनली। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम T का मान निकाल लेंगे। तो T बराबर कितना होगा, यहाँ पर T बराबर होगा यहाँ पर τ/J/r, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, J का मान निकालेंगे। J का मान कितना होगा, π/32 × D⁴। ओके, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पर ये 4 हो गया इंटू τ/r का मान कितना, D/2। तो यहाँ पर इससे ये कट होगा 16 बार, इससे एक बार ये कट होगा। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको T का मान प्राप्त होगा, T बराबर τ ×
पाई अपॉन 16 इंटू डी की पावर 3, ये प्राप्त होगा मान। अब देखो यहाँ पर सभी चीज़ आपके पास आ चुकी है, केवल वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करोगे, इस फॉर्मूले को आगे हम लिख लेते हैं, एक नया पेज लेकर इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी बराबर टाउ इंटू पाई/16 इंटू डी की पावर 3। अब देखो टाउ का मान कितना है, टाउ का मान ये लेना है, ये वाला टाउ का मान 62 ये वाला लेना है, क्योंकि अपरूपण प्रतिबल की बात हो रही है। और तो यहाँ पर जो टाउ होता है वो ही अपरूपण प्रतिबल होता है, जिसका मान ये होता है। चूँकि मैं पीछे भी कई सवाल आए थे चैप्टर नंबर 2 में या 3 में, ठीक है, वहाँ पर भी ये फॉर्मूले लगे थे। ओके, तो वहाँ पर मैं समझा चुका हूँ बाकी सभी चीज़ की अपरूपण प्रतिबल क्या किससे डिनोट करते हैं। तो एक बार और समझो, अपरूपण प्रतिबल को टाउ से डिनोट करते हैं। 62 पाई/16 डी की पावर 3 का मतलब है डी कितना दे रखा है, उसने दे रखा 102 की पावर 3। जब आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से करोगे तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्यूशन कर कैलकुलेटर की सहायता से करता हूँ, तो ये मान निकल कर आया है। देखो, इसको अलग करूँगा और इन दोनों को अलग 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 करूँगा साथ के साथ। तो जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर निकल कर आता है 62 इंटू 102 की पावर 3। तो ये निकल कर आया है गाइस 65 7948996 गुणा 0.19634,954। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये भी मैंने कर दिया साथ के साथ। ये आया है 129,18797.62। ये मान आ चुका है आपका टी का। फाइनली आपके पास ये प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ा है हमने पिछले वाली वीडियो में, इंटू D1 का स्क्वायर इंटू n इंटू टाउ1 इंटू D1/2। अब देखो n का मान यहाँ पर 6 रखना है, तो यहाँ पर आप करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर D1 का स्क्वायर निकाल लोगे, T1 का स्क्वायर, तो यहाँ T इंटू 4, ठीक है, इंटू 2 अपॉन में क्या होगा पाई इंटू n इंटू टाउ1 इंटू D1। तो सभी की वैल्यू आप यहाँ पर रखना है 129,187.62 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन यहाँ पर पाई इंटू n, ठीक है, n का मान 6 है तो 6 रखेंगे यहाँ, इंटू टाउ1। तो यहाँ पर जो टाउ1 है वो कितना है, वो है आपका यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर टाउ1 है आपका 55, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 55 इंटू D1। तो D1 कितना है यहाँ पर 305। अब देखो ये केवल आपको कैलकुलेटर की सहायता से करना है, तो कैलकुलेटर की सहायता से मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसका मान। तो लगभग मैं यहाँ पर 129,187.62 इंटू 8, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं इसमें पाई इंटू 6 इंटू 55 इंटू 305। तो लगभग में इसका उत्तर आ रहा है यहाँ पर गाइस, ये आ रहा है करीब आपका 22, ठीक है, 22.67 के करीब में ये उत्तर आ रहा है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो उत्तर आ रहा है 22.67 के करीब में आ रहा है, ठीक है। तो और इसका जो उत्तर है फाइनली जो एग्ज़ाम में इसका एग्जामिनर ने उत्तर जो जांचा था, वहाँ पर जो उत्तर था बुक में, जो बुक वाले ऑथर्स लिखते हैं, वो एक बार और मैं इसको मैच कर लेता हूँ कितना था, ठीक है, यहाँ पर कितना था। तो सो गाइस फाइनली उन्होंने भी इतना ही लिखा है कि 22.67। ओके, तो यहाँ पर मेरा भी D1 का जो मान प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 22.67। ओके, इतना ही उत्तर आपका आएगा 22.67। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। सो गाइस ये चैप्टर आपका हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। ये सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा आगे जितनी भी परीक्षा होंगी आपकी। तो यहाँ पर बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और इस सवाल को ज़रूर अच्छे से करें। अब आपके फाइनली 2 चैप्टर यहाँ पर रह चुके हैं, उनको मैं जल्द से जल्द उनको कराऊँगा। ओके, उसके बाद आपकी मशीन डिज़ाइन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कमज़ोर स्टूडेंटों के लिए होगी और आपके लिए भी होगी। लास्ट टाइम यदि आपने नहीं मेहनत करी है तो उस वीडियो को देखकर केवल कंप्लीटली थ्योरी की होगी वो वीडियो, न्यूमेरिकल्स उसमें नहीं होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की कोई सीमा नहीं होती है। इसी वजह से मैंने आपके न्यूमेरिकल्स एक एक तरीके से समझाए थे, अलग अलग वीडियो गेरी मैंने केवल न्यूमेरिकल्स की। ओके, तो इसी वजह से गेरी की जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट होता है वो शुरू से ही मेहनत कर चलता है। तो मेहनत शुरू से कर चलता है तो उसकी तैयारी लास्ट टाइम में बहुत अच्छी हो जाती है। अब बचते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो उनके लिए मैं फाइनली एक हर बार की तरह ही इस तरीके की वीडियो बनाता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप लास्ट फाइनल में एग्ज़ाम से पहले ही याद कर चले जाते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे और 30 प्लस के करीब में आप मार्क्स ला सकते हैं। ये नहीं कह सकता 45 प्लस ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो न्यूमेरिकल्स की तैयारी शुरू से ही कर चलता है। और इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में हमेशा से ही पूछे जाते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर करीब में 5 न्यूमेरिकल्स के करीब में आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुल मिलाकर 5 सेक्शन परीक्षा में, इसके मॉडल पेपर में आपको बताऊं तो 5 सेक्शन होते हैं। एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का। देखो एक नए पेज पर मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर मॉडल पेपर, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर मॉडल पेपर किस तरीके का होता है। तो आपका मॉडल पेपर होता है करीब 50 मार्क्स का मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50 का। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 5 बटे होते हैं, जैसे फर्स्ट, ठीक है, 2, 3, 4 और 5 सेक्शन हो गए। अब इन सेक्शंस में भी यहाँ पर क्या होंगे, ए बी और सी। प्रत्येक यहाँ पर सेक्शन में भी सेक्शन बटे होते हैं इस तरीके से, ए बी और यहाँ पर सी। अब इसमें से क्या होगा आपको गाइस, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ए बी और सी, इसमें भी क्या होगा, ए बी और सी। तो यहाँ पर आपको 5 5 5 5 और 5, यहाँ पर कुल मिलाकर हो चुके हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन में से आपको 5 न्यूमेरिकल्स हर सेक्शन में मिलेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल होगा, एक न्यूमेरिकल इसमें होगा, एक न्यूमेरिकल इसमें होगा, एक न्यूमेरिकल इसमें और एक न्यूमेरिकल इसमें, ठीक। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि डिज़ाइन पूरी तरीके से पूछी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को थ्योरी नहीं आती है, और कुछ थ्योरी ऐसी होती है कि अलग से भी पूछ ली जाती है जिससे कि आपने ना पढ़ी हो। वैसे मैंने अपनी कोशिश पूरी की है कि एक एक थ्योरी जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं, सभी थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। वैसे ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर यदि हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो वहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर कमांड करेगा एक न्यूमेरिकल पर, जो कि न्यूमेरिकल्स जिसके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने, जिसने सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करे हैं, ओके, तो वो यहाँ पर अच्छे मार्क्स प्राप्त करे। एक यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है, बेनिफिट यहाँ पर ये होता है, यदि आप न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करके आते हो, ठीक है, तो नंबर तो आपको मिलने हैं, ठीक है, ये नहीं है कि आप गलत करोगे। फॉर्मूले पर भी नंबर मिलते हैं आपको, यदि आप उसका फॉर्मूला अच्छे से लिखोगे तो 1 नंबर आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इससे बेनिफिट ये मिलता है। ओके, थ्योरी क्या है, आप थ्योरी पूरी कम्प्लीटली गलत लिख रहे हो तो वहाँ पर वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। यदि आप यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी लिख आते हो और जब फॉर्मूला आपको याद है तो वैल्यू पुट करनी होती है, बाकी उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर बस इतना था, ये आपको मुझे समझाना था। आप यदि समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके बस यहाँ पर कितने चैप्टर चाहिए हैं, 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे बस केवल 2 चैप्टर कराने हैं और मैं जल्द से जल्द उन 2 चैप्टर को समाप्त करा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।